Hello guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. These additional MCQs should provide a comprehensive understanding of the poem. So here's another set of part 2 MCQs on the poem Childhood by Marcus Newton. ये जो पोम दिस इज रिटन बाय मार्कस न्यूटन, इस पोम चाइल्डहुड का हम ये सेकेंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं. नाउ लेट स्टार्ट. फर्स्ट वन, what does the poet use to symbolize the idea of innocence in the poem? इस पोम में पोइट जो है वो किस आइडिया को सिंबलाइज करता है द इनोसेंस ऑफ इन द पोम. कि जो इनोसेंस का जो आइडिया है ना, इनोसेंस मीन्स मासूमियत, तो मासूमियत का जो आइडिया है वो किस चीज़ से सिंबलाइज करता है? नेचर, एन इनोसेंट फेस, अ क्लासरूम, अ सैडनेस. नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, an innocent face. Next one is, what emotion does the poet associate with realizing the hypocrisy of the adults? कि वो ऐसी कौन सी इमोशंस, ऐसी कौन सी फीलिंग्स हैं जो पोइट एसोसिएट करता है, उनसे कनेक्ट करता है विद रियलाइजेशन ऑफ द हिपोक्रेसी ऑफ द एडल्ट्स. कि एडल्ट्स का जो हिपोक्रेसी होता है, उनका जो आडंबर होता है, उनका जो पाखंड होता है, वो किस चीज़ से वो रियलाइज करते हैं, उसको महसूस करते हैं? जॉय, सैडनेस, बिट्रेयल एंड इंडिफरेंस. जॉय मीन्स खुशी, सैडनेस मीन्स दुखी, बिट्रेयल मीन्स धोखा एंड इंडिफरेंस मीन्स उदास होना. तो नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, बिट्रेयल. बिट्रेयल मीन्स धोखा देना. तो जो हिपोक्रेसी होती है वो भी एक तरह से पाखंड या झूठ बोलना ही होता है, कि डबल फेस मीनिंग हो जाती है ना, कि बोलना कुछ है, कहना कुछ है. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, बिट्रेयल. नेक्स्ट वन इज, what kind of questions does the poem mainly focus on? कि जो किस तरह का क्वेश्चन, what kind of questions means कि किस तरह का जो क्वेश्चंस हैं, does the poem mainly focus on, ये जो आपकी पोम, ये जो कविता है वो फोकस करती है, मीन्स किस तरह के मेन क्वेश्चंस पर ये आपकी पोम जो है चाइल्डहुड वो फोकस करती है? फिलोसफिकल एंड रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस, हिस्टोरिकल क्वेश्चन, scientific questions and rhetorical questions. Now the correct answer is D, rhetorical questions. Rhetorical questions means when question is asked but answer is not expected. इसमें क्वेश्चन तो आप पूछते हैं बट उसका आंसर जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं होता. मीन्स आप क्वेश्चन करते रहते हैं और उसी के अपने सेंस के थ्रू आगे बढ़ते हैं. ऐसा नहीं आपने जो क्वेश्चन किया तो उसका आंसर आपको मिलना चाहिए. सो जैसे कि उसे बोलता है ना, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया, तो उसने क्वेश्चन तो पूछा बट इन रिटर्न उसने कोई आंसर नहीं लिया. सो दिस इज कॉल्ड एज अ रिटोरिकल क्वेश्चन. नेक्स्ट वन, हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब एडल्ट्स बिहेवियर? कि पोइट जो है वो एडल्ट्स के जो उनका बिहेवियर होता है, उनका जो नेचर होता है, उनकी जो आदत होती है वो किस तरह से डिस्क्राइब करता है? ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. ट्रूथ मीन्स सच बोलना और स्ट्रेट फॉरवर्ड मीन्स कि डायरेक्ट बोलना किसी भी बात को. लविंग एंड केयर, प्यार एंड केयर. हिपोक्रिटिकल एंड इनकन्सिस्टेंट. हिपोक्रिटिकल मीन्स वही पाखंड और इनकन्सिस्टेंट मीन्स किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंसी ना होना. वाइज एंड नॉलेजेबल. बहुत ही वाइज, बहुत बुद्धिमान, और नॉलेजेबल मीन्स बहुत ज़्यादा ज्ञान वाले. ना द करेक्ट आंसर इज सी, हिपोक्रिटिकल एंड इनकन्सिस्टेंट. नेक्स्ट वन इज, what does the poet realize about the concept of heaven and hell? कि पोइट जो है वो हेल और हेवन, स्वर्ग और नर्क का जो कॉन्सेप्ट होता है उससे क्या रियलाइज करता है, क्या महसूस करता है? दे आर फिजिकल प्लेसेस. वो फिजिकल प्लेसेस हैं. फिजिकल प्लेसेस मीन्स कि दे आर फाउंड ऑन द अर्थ और दे आर फाउंड ऑन द ज्योग्राफी और ऑन मैप. जब आप मैप देखोगे या ज्योग्राफी में आप देखोगे तो वो आपको कहीं ना कहीं वो प्लेसेस मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है. दे आर इमेजनरी आइडियाज़ क्रिएटेड बाय एडल्ट्स. वो केवल एक काल्पनिक आइडियाज़ हैं क्रिएटेड बाय एडल्ट्स. एडल्ट्स के द्वारा उनको क्रिएट किया गया. एडल्ट्स के द्वारा क्रिएट करने का सेंस ये है कि एक कॉन्सेप्ट बन जाता है ना, इफ़ यू विल डू गुड डीड्स, अगर आप अच्छे काम करोगे यू विल गो टू द हेवन. अगर आप गलत काम करेंगे, इफ़ यू विल डू द रॉन्ग डीड्स, सो यू विल गो टू द हेल. तो ये जो एक आइडिया है ना, एक इमेजनरी है, एक कल्पना है, सो दिस इज फैसिनेटेड और क्रिएटेड बाय द एडल्ट्स. नेक्स्ट वन,
दे आर लोकेटेड इन नेचर, वो नेचर में कहीं ना कहीं लोकेटेड है। मीन जैसे कि आपके रिवर्स, प्लेट्यू, माउंटेन्स है ना, इसी तरह वो भी कहीं ना कहीं नेचर में हमारे हैं। दे एग्जिस्ट इन ड्रीम्स, या वो केवल हमारे ड्रीम्स में, हमारे सपनों में है। नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, दे आर इमेजनरी आइडियाज क्रिएटेड बाय एडल्ट्स, वो केवल एक काल्पनिक आइडियाज, विचार हैं जो एडल्ट्स के द्वारा क्रिएट किए गए हैं। नेक्स्ट वन, वाई डज द पोइट रिफ्लेक्ट ऑन हिज चाइल्डहुड, पोइट जो है वो अपने बचपन में क्यों रिफ्लेक्ट होता है? टू रिलीव जॉयफुल मेमोरीज, कि उसकी जो बहुत खुशी वाली जो जॉयफुल मेमोरीज हैं, उसने बचपन में बहुत इंजॉय किया होगा, उन मेमोरीज को वो रिलीव करता है, उनको याद करके बहुत खुश होता है। टू क्वेश्चन द लॉस ऑफ इनोसेंस, कि उसका जो लॉस ऑफ इनोसेंस है, उसकी जो मासूमियत जो खो गई है, उस पर वो क्वेश्चन करता है। टू राइट अ स्टोरी अबाउट हिज लाइफ, या वो अपनी लाइफ की कोई स्टोरी लिखना चाहता है। टू कंप्लेन अबाउट एडल्टहुड, या फिर जो एडल्टहुड है, जो बच्चे वयस्क हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उनकी कंप्लेन करने के लिए। नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, टू क्वेश्चन द लॉस ऑफ इनोसेंस, की उसकी जो मासूमियत कहीं पर खो गई है, वो मासूमियत खोने पर वो क्वेश्चन करता है। नेक्स्ट वन, व्हाट डज द फ्रेज माई चाइल्डहुड हैज़ गॉन टू सम फॉरगॉटन प्लेस इम्प्लाई, क्या है ये जो पोम है कि मेरा बचपन कहीं खो गया है, ये किस चीज़ को इम्प्लाई करता है? पोइट्स इनएबिलिटी टू रिमेंबर हिज चाइल्डहुड, कि पोइट की जो इनएबिलिटी है कि वो अपने चाइल्डहुड को, अपने बचपन को याद नहीं कर पा रहा है। द परमानेंट लॉस ऑफ इनोसेंस एंड नेविटी, परमानेंट लॉस ऑफ इनोसेंस एंड नेविटी मीन्स, इनोसेंस मीन्स मासूमियत, एंड नेविटी मीन्स कि सीधा साधा सा व्यक्ति है ना, नॉट हैविंग टू मच नॉलेज अबाउट एनीथिंग। तो कह रहा है उनका जो इनोसेंस और जो नेविटी है, उसका लॉस हो गया, वो कहीं खो गया। द टेम्पररी डिसअपियरेंस ऑफ मेमोरीज, या उसकी जो यादें हैं, उसकी जो मेमोरीज हैं, वो कहीं डिसअपियर हो गई हैं, वो कहीं खो गई हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ चाइल्डहुड इन द प्रेजेंट, या उसका एग्जिस्टेंस मीन्स वर्तमान में उसका एग्जिस्ट होना। द एग्जिस्टेंस ऑफ चाइल्डहुड इन द प्रेजेंट, कि प्रेजेंट में उनका जो बचपन है, चाइल्डहुड है, वो एग्जिस्ट करता है, कहीं ना कहीं वो अस्तित्व में है। नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, द परमानेंट लॉस ऑफ इनोसेंस एंड नेविटी। नेविटी मीन्स वही बोला वाला, नॉट हैविंग टू मच नॉलेज अबाउट एनीथिंग, जिसको कनिंगनेस नहीं होना ना, चालाकी बहुत ज़्यादा नहीं होना, सो ही इज कॉल्ड एज अ नेव। नेक्स्ट वन, वॉट डज द पोइट डिस्कवर अबाउट हिज ओन इंडिविजुअलिटी, पोइट जो है तो अपनी ओन इंडिविजुअलिटी इन द सेंस कि अपनी पर्सनैलिटी, क्या वो खुद सोचता है कि नाउ आई एम अ सेपरेट पर्सन, कि मैं अब एक सेपरेट पर्सन हूँ, मेरी खुद की एक सोच है, मेरे खुद के एक आइडियाज़ हैं, मैं किसी के द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं हूँ। तो अपनी खुद एक वो पर्सनैलिटी सोचता है, खुद एक इंडिविजुअल अपने आप को ऐसे वो स्टेबल करना चाहता है। सो व्हाट डज द पोइट डिस्कवर, पोइट क्या डिस्कवर करता है, क्या खोज करता है अबाउट हिज ओन इंडिविजुअलिटी, अपनी एक अपनी खुद की पर्सनैलिटी को खोज करने के लिए। दैट इट मर्ज विद द सोसाइटी, कि ये सोसाइटी के साथ कहीं ना कहीं मर्ज हो गई है, मिंगल हो गई है, मिल गई है। दैट ही इज सेपरेट एंड यूनिक, कि वो सेपरेट है और यूनिक है, मीन्स वो सबसे अलग है और अनोखा है। दैट ही डिपेंड्स ऑन हिज पेरेंट्स, कि वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करता है। दैट इट डजेंट एग्जिस्ट, कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है। नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, दैट ही इज सेपरेट एंड यूनिक, कि वो सेपरेट है, सबसे अलग है, और यूनिक है, सबसे अनोखा है। नेक्स्ट वन, वॉट डज द पोइट रियलाइज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, कि अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड मीन्स दुनिया को समझना, कि दुनिया को समझने के लिए पोइट क्या रियलाइज करता है, क्या महसूस करता है। दैट एडल्ट्स अंडरस्टैंड इट बेटर देन चिल्ड्रन, कि इस दुनिया को जो एडल्ट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, बेटर देन चिल्ड्रन मीन्स बच्चों की अपेक्षा, कि जो बच्चे होते हैं, जो किड्स होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, वो दुनिया को इतने अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, जो एडल्ट्स होते हैं वो दुनिया को अंडरस्टैंड ज़्यादा अच्छे से करते हैं। द चिल्ड्रन आर वाइजर देन एडल्ट्स, चिल्ड्रन जो हैं वो एडल्ट से ज़्यादा वाइजर होते हैं, ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। दैट ग्रोइंग अप इन्वॉल्व्स क्वेश्चनिंग ओल्ड बिलीव्स,
कि ये जो ग्रोइंग अप है ना, जो एडल्टहुड की जो एज होती है, जो बड़े होने की एज होती है, इन्वॉल्व होती है, मीन्स उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, सम्मिलित होती है। क्वेश्चनिंग ओल्ड बिलीफ्स, जो पुराने जो बिलीफ्स होते हैं, विश्वास होते हैं, उनमें क्वेश्चन करने में। द वर्ल्ड इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, कि दुनिया जो है ना बहुत ईजी है टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए। Now, the correct answer is C, that growing up involves questioning old beliefs. Next one is, how does the poet describe the process of growing up? Growing up का जो process है वो poet कैसे describe करता है? A happy journey full of excitement, कि एक बहुत ही अच्छी जर्नी जो एक्साइटमेंट से भरी हुई है। A natural but reflective transition, कि जो नेचुरल है लेकिन रिफ्लेक्टिव ट्रांजिशन है। फ्रस्ट्रेटिंग एंड कंफ्यूजिंग टाइम, कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने वाला, दुखी होने वाला और कंफ्यूज होने वाला टाइम। एंड इमोशनल रोलर कोस्टर, कह रहे जो इमोशनल रोलर कोस्टर है, भावनात्मक रोलर कोस्टर है। नाउ द करेक्ट आंसर इज ए नेचुरल एंड रिफ्लेक्टिव ट्रांजिशन। नेक्स्ट वन इज, what realization about thinking does the poet associate with growing up? क्या रियलाइजेशन, कि पोइट जो है वो क्या रियलाइज करता है, क्या महसूस करता है अबाउट थिंकिंग, सोचने के बारे में। डज द पोइट एसोसिएट, पोइट एसोसिएट करता है, उससे संबंधित करता है, उससे कोरिलेट करता है विद ग्रोइंग अप, जो मीन्स जो ग्रोन अप होते हैं, जो एडल्ट होते हैं, जो ग्रोन अप होते हैं, उनसे पोइट क्या एसोसिएट करता है अबाउट थिंकिंग, सोचने के बारे में, एंड रियलाइजेशन, महसूस करने के लिए। थिंकिंग बिकम मोर लॉजिकल एंड सेल्फ अवेयर, जो थिंकिंग है, जो सोच है, वो ज़्यादा लॉजिकल हो जाती है, तर्क संगत हो जाती है, एंड सेल्फ अवेयर हो जाती है। सेल्फ अवेयर मीन्स जागरूक हो जाती है। थिंकिंग बिकम रिजिड एंड लेस क्रिएटिव, थिंकिंग जो है वो रिजिड हो जाती है और लेस क्रिएटिव हो जाती है। थिंकिंग बिकम्स डिपेंडेंट ऑन अदर्स, थिंकिंग, हमारी सोच जो है वो दूसरों पर डिपेंड हो जाती है। थिंकिंग बिकम्स मोर चाइल्ड लाइक, थिंकिंग जो है वो ज़्यादा चाइल्ड लाइक हो जाती है, वो ज़्यादा बच्चों की तरह सोचने लगती है। नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, थिंकिंग बिकम्स मोर लॉजिकल एंड सेल्फ अवेयर। नेक्स्ट वन, इन द पोम, इस पोम में द पोइट्स टोन कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब इट, कह रहे हैं पोम में पोइट का जो टोन है ना, वो हम उसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। एंग्री एंड एक्यूजेटरी, ये बहुत ज़्यादा गुस्से में और एक्यूजेटरी है। क्यूरियस एंड रिफ्लेक्टिव, नॉस्टैल्जिक एंड रिग्रेटफुल, या बोथ। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज D, both B and C, curious and reflective, nostalgic and regretful। अगर एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, अगर सिर्फ ये वाला क्वेश्चन आता है, क्यूरियस एंड रिफ्लेक्टिव इसमें नहीं आता है, और नॉस्टैल्जिक एंड रिग्रेटफुल होता है, तब आप इसमें सी को टिक करेंगे, क्योंकि वो जो पोइट है ना वो बहुत नॉस्टैल्जिक हो जाता है। ही थिंक्स अबाउट हिज पास्ट, कि वो अपने पास्ट की मेमोरीज को सोचते हैं, बोलता है ना ही दैट इट हैज़ गोन टू फॉरगटन प्लेस, कहीं चला गया है, तो इस तरह से सोच के वो थोड़ा सा दुखी होता है, तो वो नॉस्टैल्जिक एंड रिग्रेटफुल हो गया। बट अगर क्यूरियस एंड रिफ्लेक्टिव देंगे तो दोनों बोथ एन सी को आप टिक लगाएंगे। नेक्स्ट वन, what is primary question that the poet tries to answer in the poem? कह रहे हैं प्राइमरी क्वेश्चन क्या है जो पोइट ट्राई करता है टू आंसर देने की इन द पोम, इस पोम में। वाई डू पीपल ग्रो ओल्डर, लोग क्यों बड़े होते हैं। When and where did I लॉस माई चाइल्डहुड, कब और कहाँ मैंने अपना बचपन खो दिया। What makes childhood so special, कि ऐसी वो क्या चीज़ है जो हमारे बचपन को इतना स्पेशल बनाती है, इतना अनोखा बना देती है। हाउ कैन आई रिगेन माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन को कैसे रिगेन कर सकता हूँ। रिगेन मीन्स प्राप्त करना। Now the correct answer is B, when and where did I lose my childhood, कब और कहाँ मैंने अपना बचपन खो दिया। नेक्स्ट वन इज, हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द आइडिया ऑफ इंडिविजुअलिटी, पोइट जो है वो आइडिया ऑफ इंडिविजुअलिटी का आइडिया को कैसे डिस्क्राइब करता है।
नाउ दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है. यू विल गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स. इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे. नाउ आंसर इज रिटन हियर ओनली, आंसर भी इसमें दे दिया है. नेक्स्ट वन इज व्हाट डज द पोइट थिंक. पोइट क्या सोचता है अबाउट द कंसेप्ट ऑफ हेवन इन हिज चाइल्डहुड. कि पोइट जो है वो हेवन का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, स्वर्ग का जो कॉन्सेप्ट होता है, वो अपने बचपन में क्या सोचता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है. इट वॉज अ रियल प्लेस दैट कुड विजिट. कि एक रियल प्लेस है, सही अच्छी जगह है, मीन्स वास्तविक जगह है जिसको हम कभी विजिट कर सकते हैं. इट वॉज अ मेटाफर फॉर द हैप्पीनेस. ये हमारी खुशियों का मेटाफर है. इट वॉज अ फैब्रिकेटेड आइडिया क्रिएटेड बाय एडल्ट्स. ये एक फैब्रिकेटेड मीन्स काल्पनिक, ये एक काल्पनिक आइडिया है, सोच है, जो कि एडल्ट्स के द्वारा क्रिएट किया गया, एडल्ट्स के द्वारा बनाया गया. इट वॉज अ स्टेट ऑफ माइंड. ये केवल हमारे दिमाग की सोच है, हमारे दिमाग की उपज है. नाउ द करेक्ट आंसर इज सी. इट वॉज अ फैब्रिकेटेड आइडिया क्रिएटेड बाय एडल्ट्स. ये केवल एक फैब्रिकेटेड आइडिया है, ये केवल एक इमेजिनेशन है, कल्पना है, जो कि एडल्ट्स के द्वारा क्रिएट किया गया है. नेक्स्ट वन इज वाई डज द पोइट मेंशन एडल्ट्स हिपोक्रेसी इन द पोम. पोइट जो है एडल्ट्स का जो हिपोक्रेसी, उनका जो पाखंड आडंबर जो होता है, वो क्यों मेंशन करता है. टू क्रिटिसाइज देम फॉर लाइंग टू एडल्ट्स. टू क्रिटिसाइज मीन्स उनकी आलोचना करना, कि उनकी आलोचना करने के लिए, फॉर लाइंग मीन्स झूठ बोलने के लिए, टू चिल्ड्रन क्योंकि वो बच्चों से झूठ बोलते हैं इसलिए उनको क्रिटिसाइज करने के लिए. टू हाईलाइट वन ऑफ द रीजन्स फॉर हिज लॉस ऑफ इनोसेंस. कि एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि उनका जो इनोसेंस की, उनकी मासूमियत को जो वही कहीं लॉस हो गया, वो कहीं खो गया. टू रिफ्लेक्ट ऑन हाउ एडल्ट्स गाइड चिल्ड्रन. ये किस तरह से रिफ्लेक्ट करने पे कि एडल्ट्स जो है वो चिल्ड्रंस को गाइड करते हैं. टू प्रेज देयर विजडम, या उनकी बुद्धिमत्ता को प्रेज करने के लिए, उनकी प्रशंसा करने के लिए. नाउ द करेक्ट आंसर इज बी. टू हाईलाइट वन ऑफ द रीजन्स फॉर हिज लॉस ऑफ इनोसेंस. की उसको हाईलाइट करने के लिए कि ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है फॉर द लॉस ऑफ इनोसेंस, उनकी मासूमियत का खोने का. नेक्स्ट वन इज What literary device is most prominently used in the phrase hidden in an infant face. कह रहे कौन सी लिटरेरी डिवाइस सबसे ज़्यादा यूज़ हुई है इसमें. हिडन इन इन्फेंट फेस मीन्स किसी बच्चे के फेस में छुपा हुआ. सिमली, इमेजरी, मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन. नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, मेटाफर. नाउ सी द एक्सप्लेनेशन. मेटाफर क्यों, क्योंकि कहीं कहीं पर ना इसको पर्सोनिफिकेशन भी दिया गया है. पर्सोनिफिकेशन है इसलिए क्योंकि हिडन इन इन्फेंट फेस, के बच्चे के फेस में छुप गया है. तो जो चाइल्डहुड है वो चाइल्डहुड को उन्होंने पर्सोनिफाइड कर दिया. एक्चुअली वो पर्सोनिफाइड तो वैसे भी है, लिविंग थिंग ही है वो, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर अगर मेटाफर नहीं देंगे तो आप पर्सोनिफिकेशन को टिक करके आएंगे. अगर मेटाफर दिया तो फिर आप मेटाफर तो ये है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है, तो आप मेटाफर को टिक करेंगे. नाउ सी द एक्सप्लेनेशन. दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट फेस, कि वो बच्चे के फेस में छिपा हुआ है, इज अ मेटाफर, एक मेटाफर है. इट यूजेज द इमेजेस ऑफ अ इन्फेंट फेस, क्योंकि ये एक बच्चे के फेस की जो इमेज होती है ना, उसको यूज़ करता है टू रिप्रेजेंट द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इनोसेंस ऑफ प्योरिटी. कि जो इनोसेंस, जो मासूमियत और जो प्योरिटी जो होती है ना, उस बच्चे के एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को ये रिप्रेजेंट करता है. सजेस्टिंग, और सजेस्ट करता है दैट द क्वालिटी इज हिडन, कि वो जो क्वालिटी है वो छुपी हुई है और प्रिजर्व्ड है इन द एक्सप्रेशन ऑफ अ यंग चाइल्ड. मीन्स इसने जो इनोसेंस और जो प्योरिटी है, वो इनोसेंस और प्योरिटी को बच्चे के फेस से कंपेयर किया है, इनडायरेक्ट कंपेयर किया है. सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ मेटाफर. नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हेन डज अ चाइल्ड बिकम अवेयर ऑफ इंडिविजुअलिटी. पोइट के अनुसार एक बच्चा जो है वो अपनी इंडिविजुअलिटी से कब अवेयर हो जाता है, कब जागरूक हो जाता है. व्हेन दे स्टार्ट गोइंग टू स्कूल, जब वो स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं. व्हेन दे बिगिन टू क्वेश्चन एस्टैब्लिश्ड बिलीव्स,
जब वो ये क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं कि स्टैब्लिश्ड बिलीव्स के अपने विश्वास को वो कैसे स्टेबल करें। वैन दे सी द हिपोक्रेसी ऑफ द एडल्ट, जब वो एडल्ट की हिपोक्रेसी देखते हैं। वैन दे रीड बुक्स ऑन फिलोसफी, या वो फिलोसफी की जो बुक्स होती है ना उनको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। Now the correct answer is B. When they begin to question established beliefs, कि वो बिलीव जो विश्वास होते हैं ना उसको स्टेबल करने के लिए वो क्वेश्चंस करने लगते हैं। तो इस तरह से दे बिकेम द अवेयर ऑफ देयर इंडिविजुअलिटी, कि वो अपनी इंडिविजुअलिटी अपनी पर्सनैलिटी के लिए वो जागरूक हो जाते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट डज द पोइट मीन बाय इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस। उसमें एक फ्रेज, एक लाइन दी गई है कि इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, ये कहीं पर भूली हुई जगह पर चला गया। इसका क्या मतलब है? चाइल्डहुड मेमोरीज आर स्टोर्ड इन अ स्पेसिफिक लोकेशन, कि बचपन की जो मेमोरीज हैं वो एक स्पेसिफिक लोकेशन पर स्टोर्ड है। चाइल्डहुड इज़ अ डिस्टेंट मेमोरी, कि जो चाइल्डहुड है वो बहुत दूर की मेमोरीज हैं, याद है, दैट कैन नॉट बी रिलीव, जिसको हम रिलीव नहीं कर सकते, उनको वापस नहीं ला सकते हैं। चाइल्डहुड इज़ एन इमेजनरी कॉन्सेप्ट, चाइल्डहुड जो है वो एक इमेजनरी कॉन्सेप्ट है। चाइल्डहुड स्टिल एग्जिस्ट बट इज हिडन, कि चाइल्डहुड बचपन अभी भी है, स्टिल एग्जिस्ट है, बट इज हिडन, लेकिन वो कहीं पर छुप चुका है। Now the correct answer is B. Childhood is a distant memory that cannot be relieved, कि बचपन जो है वो एक डिस्टेंट मेमोरी में हो गया है, दूर कहीं चला गया है, पास्ट में कहीं चला गया है, और जिसको हम रिलीव नहीं कर सकते, जिसको हम वापस नहीं ला सकते हैं। नेक्स्ट वन, हाउ डज द पोइट व्यू चाइल्डहुड बाय द एंड ऑफ द पोम। लास्ट में पोम जब एंड होती है, कंप्लीट होती है, उसका जो फोर्थ स्टैंजा होता है उसमें पोइट जो है लास्ट में उसको कैसे कंक्लूड करता है, कैसे देखता है, क्या व्यूज देता है, क्या विचार देता है। एज अ फेज दैट स्टिल इन्फ्लुएंस हर लाइफ, कह रहे एक वो ऐसा फेज मीन्स एक ऐसा मौका, एक ऐसा क्षण, एक ऐसा पल कि जो उसकी लाइफ को बहुत प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है। एज समथिंग कम्प्लीटली इरेलीवेंट टू एडल्टहुड, जबकि कुछ जो है कम्प्लीटली पूरी तरीके से इरेलीवेंट है उसके एडल्टहुड से। नेक्स्ट वन, एज अ ब्यूटीफुल, एक बहुत सुंदर, एज अ ब्यूटीफुल सुंदर बट लॉस्ट स्टेज ऑफ लाइफ, लेकिन जीवन की वो खोई हुई स्टेज है। एज एन अननेसेसरी पार्ट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ, जो ह्यूमन ग्रोथ का अननेसेसरी पार्ट है। Now the correct answer is C, as a beautiful but lost stage of life, कि जो चाइल्डहुड जो बाद में वो कंक्लूड करता है कि जो बहुत ही सुंदर तो है बट कहीं ना कहीं वो कहीं खो गया है। इन द पोम, इस पोम में व्हाट डज द पोइट एम्फेसाइज अबाउट इनोसेंस, इस पोम में, इस कविता में पोइट जो है वो इनोसेंस, मासूमियत के लिए किस चीज़ पर एम्फेसाइज करता है, जोर देता है। इट इज़ ओवर रेटेड, ये बहुत ही ओवर रेटेड है। इट इज़ टेम्परेरी एंड फ्रेगाइल, ये जो है वो टेम्परेरी है, कुछ क्षण के लिए, और फ्रेगाइल है। इट बिकम्स स्ट्रॉन्गर विथ एज, समय के साथ साथ ये स्ट्रॉन्गर बन जाता है, मीन्स जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाता है वैसे ही हमारा बचपन जो है, हमारी मासूमियत जो है वो चेंज होती चली जाती है, स्ट्रॉन्ग होती जाती है। इट कैन बी रिगेन्ड ईजिली, रिगेन मीन्स दोबारा प्राप्त करना, तो हम बहुत ईजिली, बहुत आराम से इसको रिगेन कर सकते हैं। नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, इट इज टेम्पररी एंड फ्रेगाइल। नेक्स्ट वन, व्हाट डज द पोइट एम्प्लाई अबाउट मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, पोइट जो है बचपन की मेमोरीज के लिए क्या एम्प्लाई करता है, उनकी जो उसकी यादें होती हैं वो उसके लिए क्या एम्प्लाई करता है, क्या लागू करता है। दे आर ऑलवेज एक्यूरेट, कि वो हमेशा सही है। दे फेड अवे ओवर टाइम, कि समय के साथ साथ वो फेड हो जाती हैं। दे बिकम क्लियर विथ एज, कि एज के साथ साथ वो क्लियर हो जाती हैं। दे आर अनइम्पॉर्टेंट इन एडल्टहुड, कि जैसे ही आप एडल्ट हो जाते हैं तो वो जो आपकी मेमोरीज हैं बचपन की वो अनइम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, उनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है, उनका कोई महत्व नहीं रह जाता है।
नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, दे फेड अवे ओवर टाइम। समय के साथ साथ वो फेड हो जाती हैं, भी समय के साथ साथ वो धुंधली पड़ जाती हैं। नेक्स्ट वन इज, what is the effect of the poet's rhetorical question in the poem? पोइट के जो रिटोरिकल क्वेश्चंस हैं उसका पोम में या कविता पर क्या फ़र्क पड़ता है? दे प्रोवोक थॉट एंड इंट्रोस्पेक्शन। वो जो हमारे थॉट और जो इंट्रोस्पेक्शंस होते हैं उनको प्रोवोक करते हैं, उनको जागरूक करते हैं। दे क्रिएट अ सेंस ऑफ एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। वो जो एंगर, गुस्सा और जो फ्रस्ट्रेशन होता है उसके सेंस को क्रिएट करते और बढ़ाते हैं। दे डिसमिस द इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्डहुड। वो बचपन का जो इम्पोर्टेंस होता है उसको डिसमिस करते हैं। दे गिव डायरेक्ट आंसर्स अबाउट द लॉस ऑफ चाइल्डहुड। वो जो बचपन जो चाइल्डहुड का जो लॉस है ना उसको वो डायरेक्ट आंसर देते हैं। Now the correct answer is A. They provoke thought and introspection. वो thought और जो विचार जो हमारे होते हैं, introspections होते हैं, उसको वो provoke करते हैं। वॉट इज इंट्रोस्पेक्शन? इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग डीपली एंड केयरफुली टू एग्जामाइन योर ओन आइडियाज़, फीलिंग्स एक्सेट्रा। कि हमारे जो फीलिंग्स, हमारे जो आइडियाज़, हमारे जो थॉट्स हैं उनको बहुत केयरफुली और डीपली जब हम सोचते हैं ना उसका वो प्रोसेस होता है। मीन्स कि जब कोई आइडिया, कोई थॉट जो होता है हमारे दिमाग में आता है और लंबे समय तक बहुत हम प्रोसेस के थ्रू सोचते चले आते हैं, बाद में निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज अ इंट्रोस्पेक्शन। नेक्स्ट वन इज, जिसको हम बोल सकते हैं कि गहराई से सोचना, अपने विचारों, भावनाओं आदि का परीक्षण करना या आत्ममंथन करना, या हम इसको आत्मविश्लेषण करना भी बोल सकते हैं। सो ना नेक्स्ट वन इज, अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के अनुसार व्हाट रोल डज द सोसाइटी प्ले इन द लॉस ऑफ चाइल्डहुड। कि जब किसी बच्चे का चाइल्डहुड, बचपन खो जाता है तो उसमें सोसाइटी क्या रोल प्ले करती है, सोसाइटी का क्या रोल होता है? सोसाइटी प्रिजर्व्स चाइल्डहुड इनोसेंस। सोसाइटी जो है वो बचपन की जो इनोसेंस होती है उसको प्रिजर्व करके रखती है, उसको संभाल कर रखती है। सोसाइटी टेक्स अवे इनोसेंस विद इट्स एक्सपेक्टेशंस। सोसाइटी जो है वो अपने एक्सपेक्टेशंस के अनुसार अपनी उसकी जो उम्मीदें होती हैं उसके अनुसार उसको वो टेक अवे करती है, ले लेती है। सोसाइटी ग्लोरीफाइज चाइल्डहुड। सोसाइटी बचपन को ग्लोरीफाई करती है। सोसाइटी हैज़ नो रोल इन द प्रोसेस। सोसाइटी इस पोजीशन में कोई भी रोल प्ले नहीं करती। मीन सोसाइटी डज नॉट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कि सोसाइटी जो है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, उनकी प्रोसेस के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए कोई भी रोल इम्पोर्टेंट प्ले नहीं करती है। Now the correct answer is B. Society takes away innocence with its expectations. Society जो है अपनी expectations के अनुसार, अपनी उम्मीदों के अनुसार उनका जो मासूमियत है, उनका जो बचपन है वो छीन लेती है। Next one is, what literary device is used in the line? इस लाइन में कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है? It went to some forgotten place that's hidden in इन्फेंट फेज। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट हिडन इन इन्फेंट फेज, कि ये किसी बच्चे के फेस में छुप गई है। किसके लिए बोला है? चाइल्डहुड के लिए बोला है। तो जो चाइल्डहुड का जो बचपन है वो किससे इनडायरेक्ट कंपेयर कर दिया है? बच्चे की इनोसेंस, उसकी प्योरिटी से। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच था? मेटाफर था। बट यहाँ पर हम क्या बोले हैं? personification, imaginary, symbolism और एलिटेशन। नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, सिम्बोलिज्म। सिम्बोलिज्म कैसे हो जाएगा? क्योंकि इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, ये किसी भूली हुई जगह पर चला गया। जब ये पूरी दो लाइनें दी जाएंगी, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, तो आप इसको एक आपको सिंबलाइज कर रहा है, एक आपको ये एक आइडिया दे रहा है कि हाँ ये एक भूली हुई जगह पर चला गया। वो कौन सी भूली हुई जगह पर थी जहाँ पर आप उसको सिंबलाइज करके इमेज कर सकते हैं, कल्पना को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, हाउ डज द पोइट डिफ्रेंशिएट बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड? चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में पोइट कैसे डिफ्रेंशिएट करता है, उनको कैसे अलग अलग करता है? चाइल्डहुड इज केयर फ्री वाइल एडल्टहुड इज फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि चाइल्डहुड जो बचपन होता है
वो केयर फ्री होता है, मीन्स वो किसी की चिंता नहीं करते हैं, बिना किसी चिंता के होते हैं, फ्री होते हैं वो। वेल एडल्टहुड, और जो हमारा एडल्टहुड, हमारा जो जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारा जो वयस्कपन होता है इज़ फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो हमारे पास उसमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, हमारे पास बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती हैं। चाइल्डहुड इज अबाउट इमेजिनेशन वाइल एडल्टहुड इज अबाउट रियलिज्म। कि चाइल्डहुड जो है वो केवल कल्पना है, और जो एडल्टहुड है वो वास्तविकता है। चाइल्डहुड इज़ इनोसेंट, चाइल्डहुड इनोसेंट होता है, मासूम होता है, वाइल एडल्टहुड इज़ फुल ऑफ हिपोक्रेसी। और जो एडल्टहुड होता है वो पूरी तरीके से पाखंड से भरा हुआ होता है। नाउ, या फिर ऑल ऑफ एबव या ऑल ऑफ दिस। नाउ द करेक्ट आंसर इज दी ऑल ऑफ एबव या ऑल ऑफ दिस। एडल्टहुड को और चाइल्डहुड को कोई जो कंपेयर करता है बहुत अच्छे से वो कंपेयर करा कि यह बात तो सही है कि जब कोई छोटा बच्चा होता है 4-5 ईयर्स का, तो वो केयर फ्री होता है ना, उसको वो पूरे तरीके से इस तरह से बोल सकते हैं कि टेंशन फ्री होता है ना, उसको किसी की चिंता नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं तो हमारे कंधों पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लगती है और हम अपनी जिम्मेदारियों को समझने भी लगते हैं। सेकेंड पॉइंट, चाइल्डहुड इज़ अबाउट इमेजिनेशन। चाइल्डहुड जो है वो एक इमेजिनेशन है, एक कल्पना है। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए आप किसी एक छोटे बच्चे को देखना जो 5 और 6 ईयर का होगा, कि वो बैठा होगा ना, वो अपने आप से ही बातें करता रहेगा, वो अपनी ही कल्पनाओं में खोता रहेगा। उसके स्कूल में कुछ हो गया, उसकी क्लास में कुछ हो गया, उसके फ्रेंड ने कुछ बोल दिया, तो वो क्या, वो वैसे ही कल्पना करेगा, वैसे ही वो सोचेगा, मीन्स वो अपनी एक अलग दुनिया में रहता है। तो इमेजिनेशंस उसका मेन पार्ट होता है उस समय लाइफ का। जबकि जो एडल्ट होती है वो रियलिटी में चलते हैं। जैसे कि मैं मेरे खुद में मेरे 2 बच्चे हैं, एक 12 ईयर्स का है और एक 5 ईयर्स का है। जो 5 ईयर्स का बच्चा है वो एक अपनी कल्पनाओं में ही रहता है, खुद मैंने इस चीज़ को फील किया है। 5 और 6 ईयर का, उसकी फ्रेंड कुछ बोल देगी या कोई कुछ बोल देगा तो वो अपनी कल्पनाओं में, अपनी ही बातों में रहेगा, अपनी वो चीज़ को, मेमोरीज को याद करेगा। और जो 12 ईयर्स का है वो थोड़ा सा समझदार हो गया। तो ये एक चाइल्डहुड और एडल्टहुड में डिफरेंस होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है। चाइल्डहुड इज इनोसेंट, चाइल्डहुड बचपन मासूम होता है। एडल्टहुड जो है वो हिपोक्रेसी होता है, वो थोड़ा सा पाखंडी हो जाता है। बच्चे जैसे बड़े होने लगते हैं वो झूठ बोलने लगते हैं, बात को तोड़ मरोड़ कर और घुमा कर वो प्रेजेंट करने लगते हैं। ऑल ऑफ एबव, सारे ही सही हैं। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज डी। What does the poet mean by the hell and heaven? Hell और heaven से poet का क्या मतलब है? Could not be found in geography, कि जब वो बोलता है कि hell और heaven जो है उनको भी हम ज्योग्राफी में नहीं फाइंड कर सकते, उनको हम ज्योग्राफी में भी नहीं खो सकते हैं। ज्योग्राफी बुक्स डू नॉट मेंशन दीज प्लेसेस, ज्योग्राफी की बुक्स में इन प्लेसेस को मेंशन नहीं किया गया है। हेल एंड हेवन आर मेटाफर्स नॉट रियल प्लेसेस। हेल एंड हेवन, स्वर्ग और नर्क जो वो मेटाफर है, ना कि वो रियल प्लेसेस है। हेवन एंड हेल एग्जिस्ट इन हिस्ट्री नॉट ज्योग्राफी। हेवन एंड हेल जो है वो हिस्ट्री के पार्ट है, हिस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं, ना कि ज्योग्राफी में। हेवन एंड हेल एग्जिस्ट इन इमेजिनरी नॉट रियलिटी। ये हेल और हेवन जो है, स्वर्ग नर्क जो है वो इमेजिनेशंस में है, कल्पनाओं में है, ना कि वास्तविकता में। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज डी। हेवन एंड हेल एग्जिस्ट इन इमेजिनेशन नॉट रियलिटी, कि हेल और हेवन जो है वो इमेजिनेशन से, कल्पना है, ना कि वास्तविकता है। नेक्स्ट वन, व्हाट रियलाइजेशन डज द पोइट हैव अबाउट ग्रोइंग अप? Now, this question is also repeated. What realization does the poet have about growing up? बड़े होने के लिए poet जो है वो क्या realize करता है? Growing up means achieving. Oh, this is not repeated question. This is new question. ग्रोइंग अप मीन्स अचीविंग फ्रीडम। ग्रोइंग अप, बड़े होने का मतलब है कि आप नए नए अचीविंग फ्रीडम मीन्स आपको स्वतंत्रता मिल जाती है, कि जैसे आप बड़े हो जाते हैं तो आपको फ्रीडम मिल गई, आपको स्वतंत्रता मिल गई। ग्रोइंग अप लीड्स टू द लॉस, कि जो लीड्स टू द लॉस होता है आप उसके लिए बड़े हो जाते हैं। इनोसेंस एंड सिंप्लिसिटी, ग्रोइंग लॉस ऑफ इनोसेंस एंड सिंप्लिसिटी, जो मासूमियत और जो सिंप्लिसिटी होती है वो आपकी कहीं ना कहीं लॉस हो जाती है। ग्रोइंग अप
allows one of the regain childhood innocence, कि जो ग्रोइंग अप है, जो एडल्टहुड है, वो आपको अलाउ कर देती है, आपको ये परमिट दे देती है वन टू रिगेन चाइल्डहुड इनोसेंस, कि आप किसी बच्चे की जो मासूमियत आप उसको रिगेन कर सकते हैं। ग्रोइंग अप इज़ एन एक्साइटिंग जर्नी। ग्रोइंग अप मीन्स एडल्टहुड जो है वो एक बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी है। नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, ग्रोइंग अप लीड्स टू द लॉस ऑफ इनोसेंस एंड सिंप्लिसिटी। जो एडल्टहुड है, जो ग्रोइंग अप है, वो क्या है, लॉस ऑफ इनोसेंस मीन्स मासूमियत, और सिंप्लिसिटी मीन्स जो साधारणपन जो होता है, सिंप्लिसिटी जो होती है, प्योरिटी जो होती है, उसका कहीं ना कहीं वो लॉस है। हाँ, ये बात सच है कि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, बच्चे जो बड़े हो जाते हैं, तो उनकी जो मासूमियत है वो कहीं ना कहीं गायब होने लगती है, और वो मासूमियत आपकी हिप्पोक्रेसी में चेंज होने लगती है। आजकल के बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा हिपोक्रेट हो गए हैं। हाउ डज द पोइट फील अबाउट हिज ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, कि पोइट जो है वो चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड के बीच का जो ट्रांजिशन जो होता है, बीच का जो पीरियड होता है, उसको वो कैसे फील करता है। ही फील्स रिग्रेटफुल एंड नॉस्टैल्जिक, ही फील्स indifferent to it, he feels proud and accomplished, he feels happy and relieved. Now the correct answer is A, he feels regretful and nostalgic. वो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेटफुल मीन्स दुखी, और नॉस्टैल्जिक मीन्स टू थिंक अबाउट पास्ट, वो बहुत ज़्यादा अपने पास्ट के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा दुखी होता है। वॉट इज़ द फ्रेज वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो रिपीटेड इन द पोम। ये जिस पोम में जो बार बार एक फ्रेज रिपीट किया गया है, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, वेयर वर्ड जो है वो लास्ट में आया, फोर्थ स्टैंजा में आया होगा, इफ़ यू रिमेंबर इट। जो फर्स्ट सेकेंड जो थर्ड स्टैंजा है, उसमें वैन वर्ड का यूज किया गया, वैन डिड माई चाइल्डहुड गो। तो उसको वो क्यों रिपीट किया गया, इसका क्या मतलब है। टू एम्फेसाइज द पोइट्स कन्फ्यूजन एंड लॉन्गिंग्स। कन्फ्यूजन मीन्स भ्रम, लॉन्गिंग मीन्स इच्छाएं। तो जो पोइट का जो भ्रम होता है, उसकी जो लॉन्गिंग्स होती हैं, उस पर एम्फेसाइज करने के लिए। टू शो द पोइट्स एंगर अबाउट एडल्टहुड, कि जो एडल्टहुड जो वयस जो होता है ना, एडल्टहुड के लिए उसका अपना एंगर शो करना। टू सेलिब्रेट द जॉयज ऑफ चाइल्डहुड, कि चाइल्डहुड का जो जॉय, जो आनंद होता है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए। टू क्रिटिसाइज सोसाइटी फॉर टेकिंग अवे चाइल्डहुड, या फिर सोसाइटी को क्रिटिसाइज करना, उसकी आलोचना करना कि वो कैसे चाइल्डहुड को टेक अवे कर लेते हैं, कैसे वो बचपन को छीन लेते हैं। Now the correct answer is A, to emphasize the poet's confusion and longing, कि पोइट का जो कन्फ्यूजन और जो लॉन्गिंग्स है वो उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा है, उस पर ज़्यादा जोर दे रहा है। सो नाउ पार्ट 2 ऑफ दिस MCQ चैप्टर, MCQ इज कम्प्लीट। आपका जो पार्ट 2 MCQ जो है चाइल्डहुड का, वो आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट MCQ पार्ट 3 विल बी अपलोडेड वेरी सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।